Hello everyone, welcome to this session and I hope you guys are doing well. So my name is Umesh Kumar Yadav and I'm your faculty for Paper 2 Economics and आज हम बात करने वाले हैं कि भाई अगले आने वाले 90 डेज में आपका क्या प्लान होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाए। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। 90 डेज यानी कि 3 महीने आपके बचे हुए हैं एग्ज़ाम को होने में एंड किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करेंगे या उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि एग्ज़ाम निकालने की जेआरएफ निकालने की आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए। तो इस बारे में बात करने वाले हैं आज। तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ताकि हम लोग आराम से पहले तो इस सवाल को एड्रेस करेंगे, क्या 90 डेज़ इनफ है? और अगर इसका आंसर जो है हाँ आएगा तो हम लोग आगे के प्लान की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एंड समझेंगे एक होलिस्टिक तरीके से कि कैसे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी जो है बना सकते हैं, कैसे जो हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो भाई रोड मैप है आपके 90 डेज का, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला सवाल जो आई थिंक बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा, बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर क्या 90 डेज इनफ है? क्या 90 दिन में एग्जाम को निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर बड़े सिंपल शब्दों में है, यस इट इज पॉसिबल। क्योंकि भाई आप जो हैं ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हैं और आप जो हैं मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स भी कर चुके हैं, यानी आपने एक ठीक ठाक लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब आपको बेसिकली उस पूरी पढ़ाई को एक तरीके से यूज करना है अगले आने वाले कुछ दिनों में ताकि आप एग्जाम निकाल सके। तो जो पढ़ाई आपने ऑलरेडी करी हुई है उसी को आप यूज करने का टाइम आ गया है। तो जो चीजें आपने अच्छे से पढ़ी हुई है उनको आपको रिवाइज करना है, कुछ चीजें शायद जो उतने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई हैं उनको आपको भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। तो आंसर यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि हाँ 90 दिन में एग्जाम क्रैक हो सकता है। अब तरीका क्या होगा, तरीके की हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो हम लोग वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप ये होगा कि यू मस्ट वॉक बिफोर यू रन। तो यानी कि आपको दौड़ने से पहले थोड़ा सा चलना चाहिए ताकि आपका शरीर जो है गर्म हो जाए। यहाँ पे इसका क्या रेलेवेंस है? यहाँ पे इसका रेलेवेंस ये है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम जो है किस तरीके का होता है, एग्जाम में क्या चीजें आती हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सिलेबस को जानेंगे। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, कुछ चीजें आपको पढ़नी है, तो आप पहले सिलेबस को समझेंगे कि किस किस एरिया से सवाल जो है यूजीसी पूछता है, यहाँ पे कौन कौन से 10 यूनिट्स जो है हमको रेफर करने हैं अपनी तैयारी में, जो हमें 90 दिन में करनी है। एंड फिर उसके बाद हम कट ऑफ को समझेंगे कि कट ऑफ कितने मार्क्स मुझे लेके आने। तैयारी तो चलो एक बात होगी, कितना हम लोग एम रखने वाले हैं, किस तरीके से उस तैयारी को हम लोग स्ट्रीमलाइन करेंगे कि जो हमारा एम है वो हम क्रॉस कर सके, उसकी बात करेंगे। एंड फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझेंगे यहाँ पे। तो करना क्या है यहाँ पे, तो पहले आपको सिलेबस को समझना है, सिलेबस को याद कर लेना है कि भाई कौन से आपके 10 यूनिट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं। आपका माइक्रो है, आपका मैक्रो है, आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स है, आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, आपका इकोनॉमेट्रिक्स है, आपका मैथ्स है, आपका मनी एंड बैंकिंग है, आपका इंडियन इकोनॉमी है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है आपका। तो ऐसे जितने भी यूनिट्स हैं वो आपको दिमाग में एकदम बैठा लेने की भाई, जो आपको तैयार करने हैं। आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है। अब सिलेबस आपने जान लिया, अब आपको समझना है कि भाई कट ऑफ जो है वो किस तरीके से आपकी डिसाइड हो रही है। अब अगर मैं पिछली कुछ कट ऑफ्स का एनालिसिस करूं तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि अभी जून 2025 की अगर बात कर लें या दिसंबर 2024 की बात कर लें या जून 2024 जिसका री एग्जाम हुआ था बिकॉज पेपर जो है शायद लीक हो गया था इस वजह से, एंड फिर मैं अगर दिसंबर 2023 की बात करूं, ये कुछ पिछले रीसेंट एग्जाम हैं जिनकी कट ऑफ्स को मैं एनालाइज करना चाहूंगा। तो अगर मैं जेआरएफ की कट ऑफ की बात करूं तो पिछले एग्जाम में जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, आपकी कट ऑफ जो है 198 मार्क्स गई है। दिसंबर वाले पेपर में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 206 मार्क्स गई थी। जो आपका री एग्जाम हुआ था उसमें आपकी कट ऑफ जो है 210 मार्क गई थी। दिसंबर 2023 में जहां पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था वहां कट ऑफ जो है 180 मार्क्स गई थी। तो ये कुछ ट्रेंड रहा है आपके पिछले पेपर्स में कट ऑफ का। एक और पेपर हुआ था आपका
दिसंबर 2022 में, जो कि एक कंबाइंड पेपर था जून साइकिल का और आपके दिसंबर साइकिल का, जिसकी कट ऑफ गई थी 220 मार्क्स, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उसमें अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे आपको एक रेंज मालूम पड़ गई। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग रेंज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रेंज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रेंज मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है बेसिकली उसके बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब किस रेंज में आपकी वैल्यूज जो है लाई कर रही है। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है इस रेंज में लाई कर रही है, यानी जो मिनिमम गई है 180 मार्क्स एंड जो हाईएस्ट अभी गई है पिछले कुछ टाइम में वो है आपकी 220 मार्क्स। तो आपको करना क्या है, आपको तैयारी में एक चीज बहुत क्लियर रखनी है कि जो 220 वाली कट ऑफ है, यानी कि पेपर कैसा भी आए, कितने भी लोग अपियर करें, कम बच्चे बैठे हैं या बहुत बच्चे बैठ जाए, आपको इस नंबर को ब्रेक करना है, यानी इस नंबर के ऊपर निकलना है, आपको इस कट ऑफ के ऊपर निकलना है, यानी कि आपको टारगेट करना है 220 मार्क्स। अब आप कैसे इस चीज को टारगेट करेंगे उसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है, हम जानते हैं। इसमें आपके 200 मार्क्स पेपर 2 से आते हैं, यानी कि आपके इकोनॉमिक्स के पेपर से आएंगे, और आपके 100 मार्क्स जो हैं पेपर 1 से आएंगे, जो कॉमन पेपर होता है। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे 100 क्वेश्चंस पेपर 2 से होते हैं एंड 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 से होते हैं। अब अगर आपको 220 मार्क्स टारगेट करने हैं तो आप जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप 35 से 40 क्वेश्चंस पेपर 1 में कर लेते हैं एंड 70 से 75 सवाल जो है पेपर 2 में कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप आराम से 220 का पड़ाव जो है पार कर जाएंगे। तो इसी चीज को दिमाग में रख के अब आपको तैयारी करनी है। अब इसी चीज को हम लोग समझेंगे इस बार जो पेपर हुआ था, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में भी, कि क्यों ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है एंड क्यों ये जो नंबर है 70 से 75 के बीच में एंड 35 से 40 के बीच में इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज होगी आपको सिलेबस समझना है, आपको कट ऑफ समझनी है जो आपने समझ ली है यहाँ पे, एंड आपको क्या टारगेट करना है ये भी आपने समझ लिया। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि पेपर का टाइप क्या है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अगर आप रीसेंट ट्रेंड उठा के देखेंगे तो इसमें आपके क्रोनोलॉजी वाले सवाल आते हैं, आपके मैच द कॉलम वाले सवाल आते हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको जब पढ़ाई करनी है, अब आप मान लीजिए कुछ भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे या नया कुछ पढ़ेंगे, तो आप हमेशा टाइमलाइन को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे, बिकॉज यहां से सवाल आता है। ठीक है, आप मैच द कॉलम में भी कई बार आपको डेट्स मैच करने के लिए पूछेगा, तो आपके लिए टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको टाइमलाइन पे ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरी जो है किस टाइम के आसपास आई थी। एग्जैक्ट एक बार को याद ना भी हो, बट हाँ एक हल्का फुल्का आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए इनकेस कभी मैच द कॉलम करने को आए सवाल कोई। कॉम्प्रिहेंशन में इनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जब आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तैयारी किस तरीके से करनी है। इसके अलावा जो आप काम करने वाले हैं, आप PYQs को देखने वाले हैं। जब तैयारी स्टार्ट करने वाले होंगे तब आपको यह काम करना है कि आपको PYQs उठाने हैं, उसी से आपको आइडिया लगेगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहां पे आपके UGC नेट का फोकस ज्यादा है। तो जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में, तो मैंने कई बार इसका एनालिसिस किया है, यूट्यूब पे कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे ही, जहां पे हमने एनालाइज किया है कि किस यूनिट से ऑन एन एवरेज कितने सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आप PYQs का एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि माइक्रो और मैक्रो ये दोनों यूनिट्स जो है वो फेवरेट है एनटीए के या यूजीसी के, एंड यहां से आपके 40 से 50% क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों यूनिट्स को खत्म करेंगे। इसके अलावा फिर बाकी जो आपको टाइम मिलेगा उसमें हम लोग और यूनिट्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये खत्म करनी है। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल फोकस अपॉन इनिशियली जब आप तैयारी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो ये भी आपको पता करना है। तो ये पेपर 2 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक और चीज जो आपको पता करनी है यहाँ पे, वो ये पता करनी है कि भाई आपको क्या आता है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करने की नीड है। हर बच्चे का कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, कुछ ना कुछ एक वीक एरिया होता है। तो जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है वो आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, वहां पे आपको और रिवीजन करना है। जो आपको वीक एरियाज है, आपको कुछ टाइम जो है 90 डेज में से उन वीक एरियाज के लिए एलोकेट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं करना है। कोई भी एग्जाम हो इस दुनिया में, कोई भी एग्जाम हो इस दुनिया में, एंड कोई भी बच्चा हो मान लो जो टॉप भी कर रहा है उस एग्जाम में, कोई भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं होता। हर इंसान कुछ ना कुछ एरिया जो है छोड़ के जाता है या उसका छूट जाता है, एंड वो 100% से कम प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम देने जा रहा है। तो यानी कि एग्जाम निकालने के लिए यू डोंट हैव टू बी 100% प्रिपेयर्ड, है ना। आप कम प्रिपरेशन के साथ भी पेपर को ठीक तरीके से अटेम्प्ट करके वहां पे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ये सारी बातें मैं आपको एक बार वापस से समराइज करूंगा जब मैं बात करूंगा इस साल के पेपर की, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पे आज। तो मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आपको मालूम पड़ेगा भाई किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 पहले करना है, पेपर 2 पहले करना है। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। तो ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई कौन सा सवाल आपसे होगा, कौन सा सवाल आपसे नहीं होगा, कहाँ टाइम लगाना है, कहाँ टाइम नहीं लगाना, ताकि आप पूरा पेपर जो है पहले कुछ टाइम में एक बार गो थ्रू कर लें। फिर आपको जो टाइम बचता है उसमें क्या करना है, उसमें जो बचे हुए सवाल हैं जो आपसे पहले शायद नहीं हुए थे उनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको मालूम पड़ेगा, ये आप तरीका सीखेंगे मॉक टेस्ट लगा के। मॉक टेस्ट लगा के एक और चीज यहाँ पे होने वाली होगी, तो एक तो आपके पीवाईक्यूज जब आप एनालाइज कर लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, एंड कितने कितने पीवाईक्यूज, कम से कम पिछले 10 साल के। एंड अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एक हुनर प्राप्त होगा। यहाँ पे कौन सा हुनर, क्वेश्चन सॉल्व करने का। कई बार आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट ना आता हो, लेकिन आपके अंदर हुनर ये है कि आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं या सवाल में से आंसर ढूंढ सकते हैं, बिकॉज आपके सामने ही आंसर होगा। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक आंसर डेफिनेट है कि होगा ही होगा। तो आपको ओवर टाइम ये चीज, ये स्किल आप डेवलप कर लोगे कि आप आंसर निकालोगे, आप सोच पाते हो कि एग्जामिनर ने सवाल को कैसे सेट किया होगा। तो पीवाईक्यूज की हेल्प से और मॉक टेस्ट की हेल्प से आप इस काम को कर सकते हो, अगर आप सही अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करते हैं। तो कम से कम 30 मॉक टेस्ट मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको देने ही हैं एग्जाम से पहले, और पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। आप हो सकता है एक बार को पढ़ाई थोड़ी कम करेंगे, लेकिन आप ये काम डेफिनेटली करेंगे। 30 मॉक टेस्ट और 10 साल के पीवाईक्यूज, इससे आपको बहुत एज मिल जाएगी। बहुत से सवाल रिपीट होते हैं, या बहुत से सवालों को यूज करके एक सवाल बन जाता है पुराने सवालों से। तो आपको ये चीज हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। डेफिनेट है कि यहां से आप 5 से 10 सवाल एक्स्ट्रा ही करोगे। तो ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है आपकी प्रिपरेशन का। तो यहां पे हमने आपके सिलेबस के बारे में बात कर ली, कट ऑफ के बारे में बात कर ली, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बात कर ली। तो बहुत टाइम वहां देने की नीड नहीं है जहां पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिकॉज टाइम अब कम बचा हुआ है। आप ये करेंगे कि आप रिवीजन करेंगे उन चीजों में जहां आप बहुत स्ट्रांग है, और कुछ चीजें जहां आपको लगता है आप कर सकते हैं उनको आप पढ़ लेंगे। कुछ चीजें एकदम जो गोल है, जो आपको बिल्कुल नहीं आती, उनको आप अब नहीं छुएंगे, ठीक है। हम लोग 80% सिलेबस कवर करके भी, अगर आप सिर्फ 90 दिन में ही करना चाह रहे तो 80% करके भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो एग्जाम यहाँ पे क्रैक करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी आपको पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी आप एग्जाम निकालने के बाद जब आप एडमिशन लेंगे तब करेंगे। तो अभी बस आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने तरीके को, जिससे आप एग्जाम क्रैक कर पाए, चाहे वो 70% सिलेबस कवर करके हो, चाहे आपका वो 100% कवर करके हो, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, आपको पीवाईक्यूज देखने, हमने ये बात कर ली है। आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को समझना है, किन यूनिट्स पे फोकस करना है। जैसे मैंने कहा कि आप सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो को ही खत्म करेंगे, बिकॉज यहीं से ऑन एन एवरेज आपके 40-50%
सवाल आते हैं पेपर 2 में, ठीक है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो है आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये इजी यूनिट्स हैं। ठीक है, आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स, आपकी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अगर इन 5 यूनिट्स को अलॉन्ग विथ माइक्रो एंड मैक्रो, इनको अगर आप बहुत सॉलिड कर लेते हो तो भी आप गेम में बने हुए हो, आप बहुत स्ट्रांगली इस गेम में बने हुए हो। तो पहले आपको फोकस करना है कि यार ये कैसे भी आप कर लो खत्म, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो बची हुई यूनिट्स जो है आपकी, चाहे मैथ्स हो गया, चाहे डेवलपमेंट हो गया, स्टैट्स या इकोनॉमेट्रिक्स हो गया, या मनी एंड बैंकिंग या कुछ भी हो गया, तो हम लोग कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। देन वी हैव, क्या स्कोर हमें टारगेट करना है, ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि हम 220 मार्क्स जो है टारगेट करेंगे एट एनी कॉस्ट। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं, एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे, भले आपको आता है नहीं आता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मॉक टेस्ट देंगे बहुत सारे, उससे होगा ये कि यार आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को मार्क कैसे करना है, आंसर कैसे देना है, आंसर कैसे ढूंढना है। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन मार्क करने ही है, तो इट्स बेटर कि आप एक बेस्ट पॉसिबल गेस जो है वो कर पाए। तो आपको सोचना ये कि एग्जामिनर ने इस सवाल को कैसे बनाया होगा, वो कहाँ मुझे ऑप्शन में फंसा सकता है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। और ये हेल्प करता है, ये आपको 5 से 10 एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, डेफिनेट है, ये एकदम टेस्टेड तरीका है। अब इसके अलावा अगला जो सवाल है या अगली जो चीज आपको करनी है भाई, वो पेपर 1 है। रोल ऑफ पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जेआरएफ, अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है, हो सकता है कि यार ठीक है नेट वाले केस में आप नेट निकाल लो, लेकिन अगर जेआरएफ क्रैक करना है तो पेपर 1 का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 220 मार्क टारगेट कर रहा हूं और मान लो मेरा पेपर 2 उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा पेपर 2 उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं पेपर 1 पे फोकस करके, तो अगर मैं यहाँ 40 सवाल कर लेता हूं तो मुझे अगर 220 मुझे मार्क्स चाहिए तो मेरे को केवल 70 क्वेश्चंस की नीड है। यहां मैं अगर 45 कर लेता हूं, मान लो मैं और मेहनत करूं यहाँ पे, तो मुझे केवल 65 क्वेश्चन यहाँ ठीक करने हैं इस कट ऑफ को ब्रेक करने के लिए। तो जितना बेटर आप पेपर 1 में करेंगे उतना आपका लोड जो है कम हो जाएगा पेपर 2 से। तो ये ट्रेड ऑफ है आपके पास कि अपने टाइम को आप किस पे फोकस, अपने टाइम से आप किस पेपर पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप पेपर 1 में 45 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, सिलेबस देखिए उसका, तो उसमें एफर्ट डालिए, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और साथ में पेपर 2 तो आपको करना ही करना है। तो अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो भाई बिना पेपर 1 को इग्नोर किए हुए आपको आगे बढ़ना है। देन वी हैव, हमने मॉक टेस्ट की बात कर ली है। अब मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस कब मालूम पड़ा बच्चों को, जब आपका जून 2025 का पेपर आया था। अब जून 2025 वाले पेपर में एक खास बात थी, जून 2025 के पेपर में एक खास चीज ये थी कि जो पेपर बनाया गया था इट वाज वेरी लेंदी। ऑप्शंस को इस तरीके से सेट किया गया था, है ना, या स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे कि टाइम बहुत लगा था पेपर को सॉल्व करने में। एंड इस वजह से हुआ ये कि लेंदी होने की वजह से बच्चों को पेपर डिफिकल्ट लगने लगा, बिकॉज जब टाइम का प्रेशर आता है तो आपसे आसान सवाल भी उस समय फिर नहीं होते हैं। और इस वजह से बहुत से बच्चे जो है वो पेपर को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो लास्ट में जहां पे आपके इजी सवाल भी थे, बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इस चक्कर में पेपर बहुत खराब हुए बच्चों के, बहुत से बच्चों के पेपर जो है खराब हो गए इस वजह से। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके मॉक टेस्ट जो है आपकी हेल्प करेंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको आसान पेपर भी मुश्किल लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप टाइम मैनेज करिए। पेपर कैसा भी है, पहला आपका दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे टाइम मैनेज करना है, मुझे पहले एक बार पूरा पेपर देखना है कि क्या सवाल मुश्किल है, क्या डिफिकल्ट है। मान लो कि एंड में बहुत आसान सवाल है, आप स्टार्टिंग में ही फंसे हो डिफिकल्ट सवालों में, तो आप क्या कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप आसान सवाल जहां पे आपको आराम से मार्क्स मिल रहे हैं वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और जो टाइम अच्छे से मैनेज कर रहा है वो आराम से पहले वो सवाल कर लेगा जो इजी है, बाद में अपना टाइम बचा हुआ लगाएगा मुश्किल सवालों में। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 2025 जून के एग्जाम ने बच्चों को यही सिखाया। मैंने कई बार ये चीज बोली है कि भाई मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम मैनेज करिए।
बहुत क्लियर रही है कि आपको पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं पर्सनली पहले पेपर 1 अटेम्प्ट किया था, मैंने जब एग्जाम दिया था, मैंने पहले पेपर 1 अटेम्प्ट किया था, उसके बाद पेपर 2 अटेम्प्ट किया था, बट मैंने 40 मिनट अलॉट किए थे पेपर 1 को कि पेपर 1 मैं खत्म कर लूंगा 40 मिनट में, चाहे जो हो जाए। तो मैंने कर लिया था, ठीक है। सिमिलरली मैंने 1.5 घंटे का टाइम दिया था पेपर 2 को, इसमें मुझे पूरा पेपर देखना है और जितने आसान या मॉडरेट सवाल हैं वो मुझे खत्म कर लेने हैं, और वो मैंने कर लिया था। तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम था उन सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए बाद में, जो डिफिकल्ट थे, जो मुझसे पहले नहीं हो रहे थे, एंड दैट इज द रीजन कि आई वाज एबल टू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। भाई पढ़ना इस एक एस्पेक्ट, आपका एग्जाम निकलना बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो हमेशा 90 दिन में आपको ये दिमाग में रख के चलना है। एक तो ये स्कोर 220 मार्क्स वाला स्कोर जो आपको दिमाग में रखना है कि भाई इतना मुझे टारगेट करना है, और टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बहुत स्मार्टली यहाँ पे हमें अप्रोच रखनी है अपनी। 90 दिन है हमारे पास, 90 दिन जो है सफिशिएंट होते हैं। लोगों ने निकाले हुए हैं एग्जाम, लोगों ने एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकाले हुए हैं। तो हमने यहीं पे अपने चैनल पे इंटरव्यूज लिए हुए हैं बहुत से बच्चों के, जिन्होंने मास्टर्स में होते हुए एग्जाम को क्रैक किया है, बहुत कम टाइम में क्रैक किया, जेआरएफ क्रैक किया, अच्छी रैंक लेके आए, अच्छी परसेंटाइल लेके आए। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव रखिए, मान के चलिए कि हो जाएगा एग्जाम, एंड जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आपको फॉलो करना है। करंट अफेयर्स एंड बजट नहीं छोड़ना है। 90 दिन में आपको 1 या 2 दिन ऐसे निकालने हैं जहां पे आप बजट डेफिनेटली करके जाएंगे। इस बार जून 2025 के पेपर में आपके 10 सवाल बजट से आए थे, एंड बजट मैंने खुद करवाया था यूट्यूब पे ही, एंड उसी में से 10 सवाल आए थे। तो उस सेशन को आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले, बिकॉज बजट तो चेंज होगा नहीं आपका, या मैं दोबारा सेशन करवाऊंगा तब उसको आप देख सकते हैं। तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इस बार एक भी सवाल ना आए, लेकिन क्या पता अगर आ जाए तो मैं 1 दिन तो डेफिनेटली या 2 दिन इसको दूंगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स में कुछ अगर कोई नई स्कीम लॉन्च हुई, जैसे आपका 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आने वाली हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार के पेपर के लिए। फाइनेंस कमीशन से हर बार सवाल आ ही जाता है, इस बार भी आया था सवाल। तो 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस जो है अभी कुछ दिनों में आ जाएंगी, एंड वो इस बार के लिए एक हॉट टॉपिक हो सकता है, एंड उससे सवाल मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाला है। तो ये सब चीजें अगर आप कर लेंगे अगले 90 डेज में, तो डेफिनेट है कि आप अपने सपने के पास पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली आप चाह रहे हैं कि एग्जाम निकले आपका। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप अप्रोच रखेंगे, खुद को समझ के, पेपर को समझ के, इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, तो डेफिनेट है कि आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा। तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। जून 2025 का पेपर जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जिसमें कट ऑफ जो है 198 मार्क्स की थी। तो बहुत से बच्चों को लगा था कि पेपर डिफिकल्ट आया बिकॉज उनसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगी। हालांकि पेपर जो है 75% इसमें ईजी से आपका मॉडरेट था। तो अगर आप टाइम ठीक से मैनेज करते तो आप आराम से पेपर क्रैक कर सकते थे। तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, एंड इन चीज़ों को आप अपनी प्रिपरेशन में इनकलकेट करेंगे एंड अपनी सपने के पास पहुँचेंगे। आप इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे कि आप एग्ज़ाम को 90 दिन की तैयारी के साथ क्रैक कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड ऐसे और सेशंस जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हाँ, एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि किस यूनिट से आपके ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों में कितने सवाल आए हैं। तो अगर आपको ये सब वीडियोस के लिंक चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो इट इज़ बाय द नेम उमेश ओहो अंडरस्कोर सर। तो यू कैपिटल है, एस कैपिटल है, अंडरस्कोर PW, ठीक है, स्मॉल में PW है। तो अगर @ लगा के आगे आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं या PDFs हैं वो शेयर कर दूंगा, एंड ताकि उनको आप यूज़ कर पाएँ अपनी प्रिपरेशन में। तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं जल्दी किसी और सेशन में, ध्यान रखिए।